हाँ, तो बच्चों अब जितना हम 10वें पाठ में पढ़ लिए थे, उसका आगे का भाग अभी पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे और मंगलम के बाद हम वहाँ पर पहुँच चलेंगे और आज यह पाठ पूरा हो जाएगा। यथाद्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा हर्ष्य रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः एवा मे प्राणमा बिभेः। अब आज पहुंच चलते हैं, जहां तक पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम पढ़ लिए थे कि विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, यहां तक पढ़ लिए थे। अभी देखेंगे तो आपको फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों के अंदर यह भावना होना जरूरी है। अब आगे देखें। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः मतलब तब, उसके बाद मतलब जब सबके अंदर बंधुता का भाव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये, विकसिता विकसितयोः को हम लिख लेंगे, इसमें संधि जो है इसको समझ लेंगे। विकसिता विकसितयोः देशयोः, तो चलें इसको हम नोट करते हैं बच्चों। विकसिता विकसितयोः, दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। विकसित और अविकसित। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। विकसित धन अविकसित योः। विकसित और अविकसित में इसका मतलब हुआ। विकसित और अविकसित मतलब डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। कुछ देश विकसित हैं, कुछ देश अविकसित हैं, और भारत जैसे देश जिनको विकासशील कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज, तो कई तरह के देश हैं संसार में। तो विकसित जो है वहां पर पूरा विकास हो चुका है, और अविकसित है वहां पर पूरा विकास नहीं हुआ है। इनके बीच स्वस्था स्पर्धा भविष्यत। स्पर्धा तो एक बार लिख चुके हैं खेल कूद वाले में, फिर से लिख देते हैं। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता। विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, ये कहना चाहते हैं। जब सबके अंदर एक दूसरे के साथ अच्छी भावना होगी, तब विकसित और अविकसित देशों के अंदर बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्पर्धा प्रतियोगिता दो तरह की होती है बच्चों। एक तो ऐसा होता है कि दूसरे को नुकसान कर दिया जाए जिससे मुझसे आगे न बढ़ पाए, मैं ही आगे रहूं। यह अस्वस्थ है, यह अच्छी नहीं है। और स्वस्थ स्पर्धा, स्वस्थ प्रतियोगिता क्या होती है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है मैं उससे ज्यादा काम करके आगे जाऊं, यह स्वस्थ स्पर्धा होती है। स्वस्थ स्पर्धा में दूसरे को नुकसान न करके स्वयं बढ़ना चाहता है व्यक्ति या देश। लेकिन अस्वस्थ रहेगा
स्पर्धा की भावना, तो स्वयं तो आगे बढ़ेगा नहीं, दूसरे को नुकसान करके उसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। तो क्या होगा इससे, जब स्वस्थ प्रतियोगिता हो जाएगी तब बच्चों, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः, सब देश, विश्व में जितने भी देश हैं सब, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, द्विवचन है क्योंकि दो हैं ये, ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों क्षेत्रों में, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावना, मित्रता की भावना से, दोस्ती की भावना से, दोस्ती के विचार से, और सहयोगेन च, और सहयोग से, मेल जोल से, समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि पाने में समर्थ होंगे। समृद्धि का मतलब होता है बच्चों संपन्नता। लिख लेते हैं इसको। समृद्धिम द्वितीया विभक्ति हो गई, ऑब्जेक्ट कर्म के लिए, तो इसको लिखेंगे संपन्नता को। संपन्नता को के अर्थ में इसलिए ब्रैकेट में को भी लिख देते हैं। समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, संपन्नता प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कहने का मतलब, जब स्वस्थ स्पर्धा होगी, एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में नुकसान नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब सर्वे देशाः, सभी देश, सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया सहयोगेन च, मित्रता की भावना और सहयोग के द्वारा, समृद्धि प्राप्तुम, संपन्नता प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ होंगे अर्थात संपन्न हो जाएंगे। और कह रहे हैं यह केवल मनुष्य के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये तो अगर हम देखें तो पूरी प्रकृति में ही ऐसा वातावरण हमको दिखाई देता है कि कहीं भी भेदभाव नहीं, सभी प्राणियों को एक मान करके व्यवहार करती है प्रकृति उनके साथ। प्रकृति मतलब सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, झरने इत्यादि जो हैं बने हुए। कैसे बता रहे हैं, कहें कि देखिए, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश, उजाला, सर्वत्र सब जगह, समाने समान रूपेण, समान रूप से, एक तरह से, एक प्रकार से ही, एक समान, प्रसरति फैलता है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। इसलिए प्रकृति अपि, प्रकृति भी, नेचर जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, प्रकृति भी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, सबके सबके प्रति समानता का व्यवहार करती है। समत्वेन मतलब समानता की भावना से। लिख लेते हैं इसको, नया सा शब्द आपको दिख रहा है। समत्वेन, समानता की भावना से तो प्रकृति भी सबके साथ
समान समानता की भावना से व्यवहरति मतलब व्यवहार करती है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सबके प्रति समानता से व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए, इस कारण से, हेंस सो, देयरफॉर, तस्मात् मतलब इसलिए, अस्माभि सर्वैः हम सब के द्वारा, परस्परम वैर भावम अपहाय आपसी दुश्मनी की भावना को छोड़कर, अपहाय का मतलब है छोड़कर, अभी लिख देता हूं, विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित किया जाना चाहिए, की जानी चाहिए। इसलिए हम सभी के द्वारा आपसी दुश्मनी की भावना को त्याग कर विश्व बंधुत्व स्थापित किया जाना चाहिए, विश्व के प्रति भाईचारा की स्थापना की जानी चाहिए। अपहाय मतलब होता है छोड़कर, लिख लें ये शब्द, अपहाय। अपहाय शब्द का अर्थ है छोड़ कर, त्यक्त्वा त्याग करके, छोड़ करके। क्या छोड़कर? वैर भावम दुश्मनी की भावना। कहाँ है दुश्मनी भावना? परस्परम आपस में। आपसी दुश्मनी भावना को छोड़कर, आपसी शत्रुता की भावना को त्याग करके हमें पूरे संसार में सबके साथ विश्व बंधुत्व की भावना कायम की जानी चाहिए। यह एक शिक्षा, यहाँ पर सलाह सुझाव और शिक्षा दी जा रही है जिससे कि विश्व बंधुत्व संसार में कायम हो सके। फिर से देख लें, तस्मात् अस्माभिः सर्वैः इसलिए हम सभी के द्वारा, परस्परम वैर भावम अपहाय आपसी दुश्मनी की भावना को छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व स्थापित किया जाना चाहिए, सबको भाई मानना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय इसलिए संसार के लिए एतादृशी भावना भवेत्, इस तरह की भावना होनी चाहिए। इसलिए संसार के कल्याण के लिए, अतः विश्वस्य कल्याणाय इसलिए संसार के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत् इस तरह की भावना होनी चाहिए। एतादृशी मतलब इस प्रकार की, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। एतादृशी, एतादृशी मतलब इस प्रकार की, लिख भी देता हूं। इस प्रकार की, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अब एक श्लोक है, उसके बहुत सारे शब्दार्थ लिखे गए हैं, उनको बार बार लिखकर दोहराऊंगा नहीं, केवल समझा दूंगा आपको। देखो जैसे यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, परोवेति में दो शब्द हैं, परह वा इति, परह वा इति अथवा पराया, ये इसका मतलब हो गया। लघु चेतसा मतलब क्षुद्र हृदय वालों का, छोटी बुद्धि वालों का। वसुधैव में दो शब्द हैं, वसुधा धन एव धरती ही, कुटुंबकम का मतलब परिवार होता है। ये यहाँ से आप शब्दार्थ को लिख ही लेंगे, वसुधैव का भी यहाँ लिख लेंगे। ये परोवेति को थोड़ा सा हम इसको अलग से लिख करके समझा देते हैं। परोवेति में संधि विच्छेद आपको लिखकर समझा देते हैं। परोवेति, परोवेति में तीन शब्द हैं अलग अलग, दो ही यहाँ लिख रहे हैं, संधि करके तीन अलग अलग
जो मूल शब्द हैं उनको लिख करके आपको बता रहा हूँ। पहला शब्द है यहाँ पर परह, उसके बाद है वा, उसके बाद है इति। परह मतलब दूसरे का, वा मतलब अथवा, इति मतलब ऐसा। तो परोवेति का मतलब हो जाएगा पराया अथवा अथवा पराया। पराया मतलब जो दूसरे का रहता है उसको पराया कहते हैं, जो अपना नहीं होता। अब एक श्लोक आ रहा है बच्चों, जिसको कि अंत में शिक्षा देकर आपको बताया जा रहा है। यह श्लोक जब संसद चलता रहे कभी अपना, लोकसभा की राज्यसभा की कार्यवाही होती रहे, लोकसभा की कार्यवाही होती रहे, उसमें संसद का चित्र दिखाई देता है। आप ध्यान से देखेंगे कि वहां पर भी यह श्लोक लिखा हुआ है, चार अलग अलग पंक्तियों में, चारों इसके जो चरण हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अलग अलग चार पद हैं बच्चों, इनको चार लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे अयम निजः परो वेति, इतना एक है। दूसरा चरण है गणना लघु चेतसा। तीसरा है उदार चरिता नाम तु, और चौथा चरण है वसुधैव कुटुंबकम। तो जगह कम ले, इसलिए दो दो चरण को एक में लिख दिया जाता है, तो दो ही पंक्तियों में श्लोक आ जाता है, नहीं तो चार में भी लिख सकते हैं। अब इनके अर्थ समझें। अयम मतलब यह, कोई भी चीज जिसको बता रहा है यह। निजः मतलब अपना, निजी है, अपना है। परोवेति अथवा पराया है, इसको मैंने अभी लिखा शब्दार्थ में। यह वस्तु अपनी है अथवा पराई है, यह अपना है अथवा दूसरे का है। इति गणना, ऐसी गिनती, गणना मतलब गिनती, यहाँ विचार के अर्थ में। ऐसी गिनती कौन करते हैं? लघु चेतसाम, ये छोटी बुद्धि वालों की ऐसी गिनती है। छोटी बुद्धि वाले अपने मन से ऐसा गिनते हैं, ये मेरा है, वह पराया है, ये मेरा है, दूसरे का है, ये दूसरे का है, ये मेरा है। ऐसा सब में गिनती लगा लेते हैं, अपना और दूसरे का अलग समझ लेते हैं। दूसरी तरफ उदार चरिता नाम, जो उदार विचार वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा धन एव वसुधैव लिखा है शब्दार्थ में। पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम, एक परिवार है। कोई एक ही परिवार की पूरी पृथ्वी के प्राणियों को मानता है, इसलिए पराया कोई उसको नहीं दिखाई देता, जो अच्छी बुद्धि वाले उदार विचार वाले हैं। और जो छोटी बुद्धि वाले हैं बच्चों, वे तो कहते हैं ये मेरा है, वो दूसरे का है, ये मेरा है, वो दूसरे का है, इसी में लड़ाई लड़ते रह जाते हैं। लेकिन जो अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले हैं, उदार चरित्र वाले हैं, उनके लिए तो पूरा संसार ही, पूरा विश्व ही, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। अब चले हम इनका भावार्थ लिख लेते हैं बच्चों इस श्लोक का। यहाँ देखिए मैंने उस श्लोक को ला करके रख दिया और इसका भावार्थ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। इसको लिखेंगे आप सब मेरे साथ ही। पहले श्लोक लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद इसका भावार्थ आप कॉपी में लिख लेंगे। ये अभी नहीं चल रहा है, बना रहा हूं मैं। यह अपना है। यह अपना है अथवा पराया है। पराया मतलब बच्चों दूसरे का।
ऐसी, ऐसा विचार लिख देते हैं हम। ऐसा विचार, यहाँ गणना विचार के अर्थ में है, समझो। गिनती मतलब विचार करना। ऐसा विचार छोटी बुद्धि वालों का होता है। उदार विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक उदार विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। यह अपना है अथवा पराया है। ऐसा विचार छोटी बुद्धि वालों का होता है। उदार विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। यह भावार्थ हुआ बच्चों, अच्छे से लिख लेना इसको। श्लोक और भावार्थ, ये देखिए, श्लोक और भावार्थ, ये अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और श्लोक को याद रख लें तो बहुत जगह यह आवश्यक होता है। आपको याद रहेगा तो इसको आप लोगों को सुना सकते हैं, कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। फिर से देखें। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह अपना है अथवा यह पराया है। यह अपना है अथवा पराया है, ऐसा विचार छोटी बुद्धि वालों का होता है। ऐसा विचार छोटी बुद्धि वालों का होता है। उदार विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। उदार विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। इस तरह से इसका भावार्थ लिख लेंगे बच्चों। तो आप देखिए, मैं यहाँ तक पूरा आपका जो था पाठ पढ़ा दिया। पाठ एकदम कंप्लीट हो गया बच्चों। पाठ एकदम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। यहाँ तक पाठ था, इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे, श्लोक लिखकर उसका भावार्थ लिख लेंगे। और जहाँ न समझ में कहीं पर आए, कोई चीज़ यहाँ पर कठिन लगे या संदेह हो किसी स्थल पर, किसी शब्द में, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी पूछ सकते हैं, अगले कालांश में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद जिससे हम आगे बढ़ें और फिर अभ्यास करें।
किंतु अभ्यास में पहला अभ्यास तो बड़ा आसान होता है, जो लिखने का ही रहता है। ये कोई कठिन नहीं है, इसलिए इसको मैं भी बता ले रहा हूँ, जिससे कि पहला अभ्यास भी आप कर लेंगे, अगले दिन से दूसरे अभ्यास से प्रारंभ करें। पहला अभ्यास थोड़ा सा देखिए कॉपी में, अपनी पुस्तक में, या यहाँ स्क्रीन पर देखें, यहाँ भी ला रहा हूं मैं। ये पहला अभ्यास देखिए, ये तो सब शब्दार्थ हैं, अभी दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखो अभ्यास लिखा हुआ है। ये पहला अभ्यास हम पहुंचते हैं बच्चों। पहले अभ्यास में ज्यादातर पाठों में लिखा रहता है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको उच्चारण में कुछ शुद्धता में कठिनाई होती है, थोड़ा परिश्रम से सीखना पड़ता है, और इनको लिखने में भी मुश्किल आता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि जहाँ उच्चारणम कुरुत आ जाए, वहाँ पर आप उसको कठिन शब्दाह कह करके लिख सकते हैं, कठिन शब्दाह मानकर इसको लिख सकते हैं, जिससे लिखने का भी अभ्यास हो जाए और उच्चारण करने का भी अभ्यास हो जाए। देखिए हम उच्चारण करके आपको बताते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुख भाक विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। फिर से देखें एक बार। दुर्भिक्षे विश्वसन्ति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुख भाक विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति। तो इस तरह से आप इसका उच्चारण 2-3 बार करेंगे और कॉपी में लिखकर इनका लेखन का भी अभ्यास कर लेंगे। तो यहाँ तक कार्य आप किए रहेंगे, जिससे कि अगले दिन हम द्वितीय अभ्यास से कार्य शुरू कर दें, और आपकी मदद से आप लोगों को बताते हुए सब लोग मिल करके देखेंगे कि किस तरह से हम इस अभ्यास को शुद्ध रूप से बच्चों पूरा कर सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से लिखने का काम और पढ़ने का कार्य उसके पहले हो जाना चाहिए, तो आगे कार्य करने में आसानी होगी। आज यहीं पर हम पाठ को रोक